Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सबका इस YouTube चैनल पर। साथियों, आपने बार बार कमेंट किया कि सर पर्यावरण के भी पेपर लाओ, तो बिल्कुल ये पेपर आपके लिए लेकर आया हूं। इस पेपर को बिल्कुल लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। पूरे ही 30 प्रश्न हम यहां पर हल करेंगे। गोल्डन पेपर नंबर 13 है ये पर्यावरण अध्ययन का। साथियों, अधिकतर जो क्वेश्चन लिए गए हैं आरबीएससी की किताबों से लिए गए हैं। बाकी कुछ क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से है उनको भी अलग से लिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पूरे 30 प्रश्नों को देख करके जाइएगा। पहला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, आपके भारत में बाल श्रम की आयु कितनी है? 14 वर्ष, 16 वर्ष, 18 वर्ष या 21 वर्ष? तो देखो, भारत में बाल श्रम की आयु जो निर्धारित की गई है उसका आपको आंसर देना है साथियों। तो प्रश्न संख्या 1 में जो राइट आंसर है वो रहेगा आपके विकल्प नंबर 1। भारत में बाल श्रम की आयु को 14 वर्ष निर्धारित किया गया है, अर्थात 14 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं वो किसी भी कारखाने में कार्य नहीं कर सकते हैं। उनसे आप कोई भी कार्य नहीं करवा सकते हो कारखाना वगैरह में, मजदूरी वगैरह का। ठीक है, प्रथम विकल्प आपके सही है प्रश्न 1 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 2 पर। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। आपके प्रश्न संख्या 2 है, राष्ट्रीय पंचांग शक संवत किस तिथि को प्रारंभ होता है? 22 मार्च को, 20 मार्च को, होली के दूसरे दिन और चैत्र शुक्ला एकम को? तो साथियों, जो राष्ट्रीय पंचांग शक संवत है इसका नाम तो सभी ने सुन ही रखा होगा। इसके प्रारंभ की डेट की अगर हम बात करें तो ये 22 मार्च को आरंभ होता है। कब आरंभ होता है? 22 मार्च को। विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न संख्या 2 में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अब हम प्रश्न नंबर 3 पर। तो तीसरा क्वेश्चन आपके है साथियों, भारत सरकार ने धूम्रपान निषेध अधिनियम लागू किया 5 जनवरी 2005 को, 18 दिसंबर 2008 को, 15 मार्च 2008 को और 2 अक्टूबर 2008 को। तो 3 विकल्प में 2008 दे रखे हैं, तो ज़्यादा चांस इसके हैं। देखो, राइट आंसर इसका देख लेते हैं कि भाई भारत सरकार ने धूम्रपान निषेध अधिनियम कब लागू किया था? 2 अक्टूबर 2008 को। धूम्रपान निषेध अधिनियम का मतलब क्या है कि भाई आप सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान नहीं कर सकते हो। ठीक है, धूम्रपान निषेध अधिनियम कहता है कि जहाँ कहीं भी सार्वजनिक स्थान है वहाँ पर धूम्रपान करना गैर कानूनी होता है साथियों। विकल्प नंबर आपका 4 सही है प्रश्न 3 में, क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा, वहाँ पर जो उपस्थित लोग होते हैं तो जो धूम्रपान करता है उतना ही या उससे भी ज़्यादा नुकसान आसपास के जो लोग वहाँ होते हैं तो उनके अंदर वो धुआं जाता है फेफड़ों में। इसलिए साथियों इस अधिनियम को लागू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 पे आते हैं। तो आपके चौथा क्वेश्चन देखेंगे साथियों। आपके प्रश्न संख्या 4 है, अच्छा आवास वह होता है जो ऊंचा हो, दिखने में सुंदर हो, खुला व हवादार हो और मुख्य सड़क पर हो। तो प्रश्न संख्या 4 में राइट आंसर का चयन करना है कि भाई आपका कौन सा आंसर सही रहेगा। तो देखो, अच्छा आवास मतलब अच्छे घर की बात की जा रही है, तो ऊंचा हो। जरूरी नहीं है कि जो घर ऊंचा है वो बिल्कुल अच्छा माना जाता है, ऐसा जरूरी नहीं है। जो दिखने में सुंदर हो, तो साथियों दिखने में तो सुंदर वो दिख रहा है लेकिन अंदर से उसमें कुछ बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें भी हो सकती है। तो दिखने में सुंदर हो ऐसे घर को ही हम अच्छा आवास नहीं कह सकते हैं। अब यहाँ पर 2 विकल्प है, मुख्य सड़क पर हो या खुला व हवादार हो। तो राइट आंसर है खुला व हवादार हो, ऐसे आवास को हम अच्छे आवास के रूप में परिभाषित करते हैं। क्यों? क्योंकि जो खुला और हवादार आवास है वहाँ पर क्या होगा कि भाई धूप भी अच्छी मात्रा में आएगी, वहाँ पर शुद्ध हवा अंदर जाएगी, तो उससे साथियों कई तरह की बीमारियां हमें नहीं होगी। जो मुख्य सड़क पर हो, अब जिन्होंने ये लगाया है तो भाई आपकी सोच को मैं परिणाम करता हूँ। क्यों? क्योंकि मुख्य सड़क पर हो, मुख्य सड़क पर होने वाला क्या हर घर अच्छा होता है? लोगों की सोच क्या होती है कि भाई सड़क पर, मुख्य सड़क पर जो घर है वही सबसे बेस्ट होता है, तो ऐसा नहीं है साथियों। ठीक, चौथा विकल्प यहाँ आपका राइट आंसर नहीं होगा किसी भी कंडीशन में। लोग तो देखा देखी कर करके मुख्य सड़क पर मकान बनाने लग गए। उस हर एक मकान को हम अच्छा नहीं कह सकते जो कि मुख्य सड़क पर बना हो। इसके कई नुकसान भी होते हैं, तो कुछ फ़ायदे हो सकते हैं। ठीक है, मान लो कि भाई मुख्य सड़क पर हो तो लेकिन 10 बाई 20 का मकान बना दिया, तो भाई ऐसे आवास को क्या हम अच्छा आवास कह सकते? नहीं कह सकते साथियों।
प्रश्न नंबर 5 पे आते हैं। 5वां क्वेश्चन है आपके, नशीली दवाओं के लत को नियंत्रण करने के लिए कौन सी औषधि का प्रयोग किया जाता है? स्मोकलेस तंबाकू, निकोटीन, पेथिडिन और मॉर्फिन। तो देखो 5वें क्वेश्चन में राइट आंसर कौन सा रहेगा, अच्छे से प्रश्न को देख लीजिए, विकल्प को अच्छे से देख लीजिएगा और फिर आंसर का चयन करिएगा साथियों। तो देख लेते हैं सही आंसर 5वें क्वेश्चन का, पेथिडिन सही आपका आंसर रहेगा, पेथिडिन। तो देखो पेथिडिन कैसा आंसर सही है, क्योंकि स्मोकलेस तंबाकू मतलब धुआं रहित जो तंबाकू होता है, तो उससे कोई नशीली दवाओं की लत नहीं छूटती है। निकोटीन तो तंबाकू युक्त जो भी खाने पीने की है जो चीज़ होती है उसमें निकोटीन पाया जाता है साथियों। पेथिडिन के द्वारा ही आप जो नशीली दवाएं हैं उनकी लत को नियंत्रित कर सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 पे आते हैं। तो आपके 6वां क्वेश्चन, राजस्थान में राज्य प्रशासन के विधित है प्रमुख है राज्य के मुख्यमंत्री, संभागीय आयुक्त, राज्य के महाधिवक्ता और राज्य के राज्यपाल। तो देखो विधि प्रमुख यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है राजस्थान के अंतर्गत। तो राजस्थान राज्य में या फिर अन्य किसी भी राज्य में विधि प्रमुख किसको माना जाता है? उस राज्य से संबंधित जो राज्यपाल होता है उसको। क्योंकि साथियों विधि मतलब कानूनी रूप से सबसे उच्च पद राज्यपाल का होता है। जैसे हालांकि कार्यभार कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है कार्य तो, लेकिन साथियों मुख्य रूप से कानूनी पद तो भाई राज्यपाल का है। और केंद्र स्तर पे बात करें तो मुख्य पद राष्ट्रपति का होता है। हालांकि कार्यभार किसके हाथ में होता है साथियों? जो प्रधानमंत्री होता है केंद्र में उसके हाथ में होता है। तो फिर यहाँ पर राष्ट्रपति और राज्यपाल ये तो राज्य का और ये जो देश है उसका मुख्य विधि प्रमुख होता है। तो नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 पे आते हैं, आपके 7वां क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 7 है, नशाखोरी व धूम्रपान का कौन सा व्यक्तिगत दुष्परिणाम नहीं है? मानसिक बीमारी, शारीरिक बीमारी, गरीबी, सामाजिक सम्मान में ह्रास। देखो इस स्थिति में हम जो विकल्प चुनेंगे कि भाई हमारा ये विकल्प सही है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसका। क्यों? क्योंकि देखो नशाखोरी और धूम्रपान यदि कोई व्यक्ति करता है तो मानसिक रूप से बीमार वो हो सकता है, शारीरिक बीमारियां उसको लग सकती है। अब गरीबी या सामाजिक सम्मान में ह्रास, इन दोनों पे आके हम रुक जाते हैं साथियों। तो फिर मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट करूँगा कि भाई आपके जो चौथा विकल्प है सामाजिक सम्मान में ह्रास, ये आपका सही आंसर रहेगा। क्यों? क्योंकि सामाजिक सम्मान में ह्रास होना सामाजिक दुष्परिणाम है। वो कौन सा दुष्परिणाम है? सामाजिक। विकल्प नंबर आपका 4 सही है प्रश्न 7 में। देखो गरीबी की अगर हम बात करें तो गरीबी सिर्फ खुद अकेला ही नहीं होता है, गरीब उसका पूरा परिवार हो जाता है साथियों। इसलिए हालांकि इस विकल्प को भी सही माना जा सकता है। आप इस क्वेश्चन के लिए हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि भाई क्या आप भी तीसरे विकल्प को सही मानते हैं। अगर हाँ तो हमें इसके लिए ज़रूर कमेंट करें साथियों। प्रश्न नंबर 8 पे आते हैं। आपके 8वां क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट एक भाग है, भारत का भाग है, नेपाल का भाग है, चीन का भाग है या तिब्बत का भाग है? देखो माउंट एवरेस्ट की यदि हम बात करें तो माउंट एवरेस्ट भारत का भाग नहीं है, बल्कि ये नेपाल का भाग है। कौन से देश का भाग है साथियों? नेपाल का। विकल्प नंबर आपका जो 2 है वो सही है, हमारे पड़ोसी देश नेपाल का ही माउंट एवरेस्ट भाग है। तो नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 पे आते हैं। आपके 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन है आपके, बाल विवाह का दुष्परिणाम नहीं है शारीरिक व मानसिक विकास में वृद्धि होना, जनसंख्या दर में वृद्धि होना, मातृ मृत्यु दर में वृद्धि होना, बालक बालिकाओं का उच्च शिक्षा से वंचित रह जाना। तो देखो छोटे छोटे बच्चों की जो शादियाँ कर दी जाती है अर्थात बाल विवाह, उसका दुष्परिणाम आपको यहाँ पर कौन सा विकल्प नहीं लग रहा है साथियों? बाल विवाह के कारण देखो जो बालक बालिकाएं हैं वो उच्च शिक्षा से भी वंचित रह जाती है, क्योंकि विवाह करने के बाद में पढ़ाई आप सभी समझते हो उस चीज़ को हर कोई नहीं पढ़ाता है। मातृ मृत्यु दर में वृद्धि होती है, क्योंकि कम उम्र में ही जब कोई लड़की माँ बन जाती है तो बिल्कुल उसके ज़्यादा चांसेज है मृत्यु दर में वृद्धि इसी कारण ज़्यादा होती है साथियों। जनसंख्या दर में वृद्धि, तो बिल्कुल ये भी एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा दुष्परिणाम है कि भाई अधिकतर छोटी उम्र में विवाह करने के बाद में तो जनसंख्या भी ज़्यादा हो जाती है। जैसे उनको पढ़ाई वढ़ाई तो करना नहीं होता है, तो लगभग यूँ माने कि भाई उनकी जो संतानें 4 से 5 संतानें एक दंपत्ति की होती है, तो बिल्कुल जनसंख्या में वृद्धि होना स्वाभाविक सी चीज़ है इससे। तो ये चीज़ें तो दुष्परिणाम है, लेकिन शारीरिक और मानसिक विकास में वृद्धि नहीं होती है।
बल्कि उनका शारीरिक और मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है, मतलब रुक जाता है साथियों। तो यहाँ पर आपका जो प्रथम विकल्प है ये गलत है, मतलब ये गलत कह रहा है। विकल्प 1 सही है आपके प्रश्नों में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 पे आते हैं। तो 10वां क्वेश्चन देखेंगे आपके प्रश्न संख्या 10 है, राहीदे, पट्टू, तेपांग, गच्छांग इत्यादि वस्त्र कौन से राज्य में पहने जाते हैं? जम्मू कश्मीर में पहने जाते हैं, हिमाचल प्रदेश में पहने जाते हैं, मिजोरम में पहने जाते हैं या असम में पहने जाते हैं? तो देखो नाम राहीदे का तो सभी ने सुन ही रखा होगा, अगर बाकी के नाम याद नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन राहीदे का तो रीट में आया हुआ है, तो भाई ये हिमाचल प्रदेश में पहने जाने वाले वस्त्रों के नाम हैं। सेकंड विकल्प आपके 10वें क्वेश्चन में सही है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 11 पर, आपके 11वां। तो साथियों प्रश्न संख्या 11 आपके है, जानतव तंतु का उदाहरण है कपास, नायलॉन, ऊन और पटसन। तो बताइए इनमें से आपको कौन सा विकल्प है जो जानतव तंतु का उदाहरण लग रहा है? 11वें क्वेश्चन में जो राइट आंसर है साथियों वो रहेगा विकल्प नंबर 3 ऊन, क्योंकि ऊन हमें किससे प्राप्त होती है? या तो भेड़ों से प्राप्त होती है, सबसे ज़्यादा तो भेड़ों से होती है, फिर इसके बाद में ऊँटों से भी ऊन को प्राप्त किया जाता है, ऊँटों से भी कई जगह किया जाता है, ठीक है, और भी अन्य कई सारी चीज़ें होती है, अलग अलग नस्लें, जैसे बकरियों की भी नस्ल होती है। तो साथियों जो तंतु जंतुओं से प्राप्त किया जाता है उसको ही जातव तंतु कहते हैं। जातव नहीं, जानतव है ये, है ना। तो विकल्प नंबर आपका जो 3 है 11वें क्वेश्चन में ये सही रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। तो देखो यहाँ पे 12वां क्वेश्चन है, भारतीय डाक विभाग द्वारा किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी किया गया है? बाबूजी की फड़ पर, देवनारायण जी की फड़ पर, रामदेव जी की फड़ पर और तेजा जी की फड़ पर। तो लोक देवता आपके नया टॉपिक जोड़ा है, जो आपके नया सिलेबस जारी हुआ था ईवीएस का। तो साथियों वहाँ पर लोक देवता से संबंधित आपके बिल्कुल नया टॉपिक जोड़ा है। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि भाई यार जो नए टॉपिक जुड़े हैं तो उनमें से प्रश्न आने के ज़्यादा चांस है, इसलिए नए टॉपिकों को अच्छे से कवर जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अगर उनमें से प्रश्न ही नहीं देने थे तो फिर जोड़े क्यों? सीधी सी चीज़ है, अगर जोड़े हैं तो प्रश्न आएंगे ही आएंगे, तो आप अच्छे से उनको क्लियर कर लीजिएगा। भारतीय डाक विभाग द्वारा यहाँ पर देवनारायण जी की फड़ पर डाक टिकट जारी किया गया था। किनकी फड़ पर? देवनारायण जी की फड़ पर। जो इनके अनुयायी है सर्वाधिक वो साथियों वो है गुर्जर जाति के लोग सर्वाधिक देवनारायण जी को मानते हैं। विकल्प नंबर आपका 2 सही है प्रश्न 12 में। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 13 को। तो चलिए 13वें क्वेश्चन की ओर। आपके प्रश्न संख्या 13 है, त्वरित ऊर्जा का स्रोत है वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और खनिज लवण। तो साथियों 13वें क्वेश्चन में राइट आंसर का चयन करो। देखो जो त्वरित का मतलब होता है तुरंत ऊर्जा जिससे हमें मिल जाए, तो उसका जो स्रोत है वो है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से सर्वाधिक मतलब सबसे जल्दी हमें ऊर्जा प्राप्त होती है साथियों। तो विकल्प नंबर आपका जो 2 है वो सही रहेगा। देखो ये जो जूस है फ्रूटी वगैरह, जैसे हम कहीं दौड़ने जाते हैं या थक जाते हैं अचानक से या कमजोरी आ जाती है, जैसे ब्लड डोनेशन करते हैं, तो साथियों फ्रूटी वगैरह ये चीज़ें पिलाई जाती है ना, क्यों? क्योंकि जैसे ग्लूकोज वगैरह है तो इनमें सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट ही पाया जाता है, क्योंकि इनसे तुरंत हमें ऊर्जा मिलती है। तो सेकंड विकल्प आपके 13वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अब हम प्रश्न नंबर 14 पर। प्रश्न संख्या 14 है, अमीयोबायोसिस रोग में क्या होता है? पेट में ऐंठन होना व बार बार दस्त आना तथा मल के साथ आवाना। देखिए रुधिर का अविरल बहना, तेज बुखार आना व बेहोशी की हालत और शरीर पर लाल चकत्ते होना। तो देखो अमीयोबायोसिस जो रोग है इसमें क्या होता है साथियों, हमारे पेट में ऐंठन होती है, मतलब जकड़ा जकड़ा पेट लगता है और बार बार व्यक्ति दस्त जाता है, दस्त के साथ कई बार खून भी आ जाता है। तो साथियों ऐसा अमीयोबायोसिस रोग के अंदर होता है। तो यही लक्षण इसका प्रमुख है, इसलिए आपके 14वें क्वेश्चन में प्रथम विकल्प बिल्कुल सही रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 15 पर। 15वां क्वेश्चन, मेंढक के हृदय में पाए जाते हैं 2 आलिंद व 2 निले, 2 आलिंद व 1 निलई, 1 आलिंद व 1 निलई और 1 आलिंद व 2 निलई। तो बताइए प्रश्न संख्या 15 में कौन सा विकल्प है जो कि आपका सही आंसर रहेगा साथियों? मेंढक के हृदय में इनमें से जो विकल्प आपको सही लग रहा है वो पाया जाता है कि भाई ये पाया जाता है, तो उस विकल्प का चयन कर लीजिएगा। राइट आंसर है मेंढक के हृदय में 2 तो आलिंद होते हैं और 1 नीले पाया जाता है। चौथा विकल्प आपके बिल्कुल सही है साथियों प्रश्न नंबर 15 में। तो अब हम आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 16 पर। 16वां क्वेश्चन देख लेते हैं आपसे क्या पूछ रहे हैं। प्रश्न संख्या 16,
जैव विविधता का संबंध है वन्य जीवों के विविध रूपों से, वनों में पाए जाने वाले पेड़ पौधों के विभिन्न रूपों से, प्रकृति से मिलने वाले सभी प्रकार के प्राणियों और पेड़ पौधों से, और पृथ्वी पर मिलने वाले सभी प्रकार के पेड़ पौधों से। तो देखो, जैव विविधता का तो नाम आप सभी ने सुन ही रखा होगा। जैव विविधता का मतलब होता है साथियों, प्रकृति में मिलने वाले जो सभी प्रकार के प्राणी हैं और जो सभी प्रकार के पेड़ पौधे हैं, इनमें जो विविधता पाई जाती है उनको ही जैव विविधता कहते हैं। पहला विकल्प में सिर्फ वन्य जीव दे रखे हैं, दूसरे विकल्प में सिर्फ पेड़ पौधे ही दे रखे हैं, तो ये अधूरे हैं साथियों। ओनली आपका थर्ड विकल्प पूरा सही दिया हुआ है, इसलिए थर्ड विकल्प ही प्रश्न संख्या 16 में आपके सही आंसर होगा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे अब हम प्रश्न संख्या 17 पर। ये देखिएगा 17वें क्वेश्चन को। कल्पना चावला के सम्मान में किस भारतीय उपग्रह का नाम कल्पना फर्स्ट रखा गया था? भाई ये क्वेश्चन तो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि नया टॉपिक आपके जोड़ा है कि भाई भारत की प्रमुख महिला पर्वतारोही, एक तो ये टॉपिक जोड़ा है, और भारत के प्रमुख अंतरिक्ष यात्री, तो ये तो यात्री से संबंधित क्वेश्चन है। तो कल्पना चावला का नाम आप सभी ने सुन ही रखा होगा कि भाई कितनी प्रसिद्ध है ये, ठीक है, अंतरिक्ष यात्री कितनी प्रसिद्ध है, बहुत ही ज़्यादा साथियों। तो इनके जो सम्मान में जिस उपग्रह का नाम कल्पना फर्स्ट रखा गया था उसको मेट सेट फर्स्ट के नाम से जाना जाता था, इसका नाम ही कल्पना फर्स्ट के नाम से रखा गया साथियों। विकल्प नंबर आपका 1 सही है 17वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 18 को। सामाजिक अध्ययन की कौन सी विधि करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है? सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि, व्याख्यान विधि, समूह चर्चा विधि और प्रश्नोत्तर विधि। तो देखो 18वें क्वेश्चन में राइट आंसर देना है करके सीखने के सिद्धांत पर। तो व्याख्यान विधि में तो हम करके सीखते ही नहीं हैं, प्रश्नोत्तर में प्रश्नों का उत्तर देते हैं, न कि करके सीखते हैं। समूह चर्चा में चर्चा के माध्यम से सीखते हैं साथियों, लेकिन जो सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि है, इसमें जो अध्यापक है वो निर्देशन का कार्य करता है, किसका? निर्देशन का, और जो छात्र हैं वो उस चीज़ को क्रिया के द्वारा सीखते हैं। तो आपके जो प्रथम विकल्प है 18वें क्वेश्चन में, यही आपका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19 पे आते हैं। 19वां क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन में कौन सा क्रियाकलाप बालक के भौतिक पर्यावरण से संबंधित नहीं है? फल, सब्जी व कीट पतंगों की जानकारी, पशु पक्षियों के आवास की जानकारी, सूर्य चंद्र व तारों की जानकारी, और समाज व पड़ोस की जानकारी। तो बताइए प्रश्न संख्या 19 में कि भाई आपका कौन सा विकल्प सही रहेगा यहाँ पर। तो देख लेते हैं राइट आंसर। इसका जो सही आंसर है 19वें क्वेश्चन का वो है विकल्प नंबर 3, समाज व पड़ोस की जानकारी। ठीक है, समाज व पड़ोस की जानकारी यहाँ पर भौतिक पर्यावरण से संबंधित नहीं है साथियों, क्योंकि भौतिक मतलब जो चीज़ें आप छू सकते हो, जिनको अच्छे से जो आपको दिखाई देता है। तो फल, सब्जी, कीट पतंग, पशु पक्षी, सूर्य, चांद, तारे। अब यूँ तो है ही नहीं कि भाई हम चांद को छूने जाएंगे, लेकिन है तो भौतिक ही सही, इसलिए आपके जो चौथा विकल्प है वही प्रश्न संख्या 19 में सही रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 20 की ओर। तो साथियों प्रश्न संख्या 20 पे आते हैं। आपके 20वां क्वेश्चन है, दिवस व तिथि का असंगत युग्म है। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, विश्व ओजोन दिवस 2 सितंबर, विश्व मजदूर दिवस 1 मई और विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। तो देखिएगा, एक तरफ तो आपके दिवस दे रखे हैं कि भाई ये दिवस है, और एक तरफ आपके तिथियां दे रखी है। तो इन दोनों का जो मिलान सही नहीं हो रहा है, मतलब जो असंगत है उसको आपको देखना है कि भाई कौन सा असंगत है। तो साथियों प्रश्न संख्या 20 में जो राइट आंसर है, देखो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को ही मनाते हैं, विश्व मजदूर दिवस 1 मई को मनाते हैं, और विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो विश्व ओजोन दिवस है वो 2 सितंबर को नहीं बल्कि 16 सितंबर को मनाया जाता है साथियों। तो आपके विकल्प नंबर 2 सही है प्रश्न संख्या 20 में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 21 पर। तो चलिए देख लेते हैं आपके प्रश्न नंबर 21 को। 21वां क्वेश्चन है, अनुवर्ग शिक्षण से अभिप्राय है छोटे छात्र समूह में शिक्षण, विशिष्ट कौशल आधारित शिक्षण, अतिरिक्त कक्षा के रूप में शिक्षण और उपचारात्मक शिक्षण। तो देखिएगा, अनुवर्ग शिक्षण का अर्थ यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि भाई क्या अर्थ उसका होगा। तो देख लीजिए 21वें क्वेश्चन को और सही आंसर का चुनाव करो। तो राइट आंसर है आपके अनुवर्ग शिक्षण का मतलब होता है छोटे छोटे छात्र समूह में
शिक्षण कराना कि भाई जो छात्र है एक बड़ी संख्या में, तो उनको छोटे छोटे भागों में अलग अलग डिवाइड करके कि भाई एक समूह ये, एक समूह ये, और उसके माध्यम से जो शिक्षण कराया जाता है उसको ही हम अनुवर्ग शिक्षण कहते हैं। विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न संख्या 21 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 22 पर। तो चलिए 22वां क्वेश्चन देखेंगे। आपके प्रश्न संख्या 22 है, पाबूजी तथा डूंगरजी के भोपे किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? रावण हत्था, इकतारा, मांदल और इनमें से कोई नहीं। तो नाम तो सभी ने सुन ही रखा होगा। लोक देवता जो पाबूजी है, डूंगरजी है, तो इनके जो भोपे हैं साथियों, इनके द्वारा रावण हत्थे का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, रावण हत्था आपका जो विकल्प नंबर 1 है ये सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23 पे आते हैं। तो 23वां क्वेश्चन है आपके, कोई छात्र पृथ्वी की गतियों को ठीक प्रकार से नहीं समझ पा रहा है, उसकी इस समस्या का निराकरण करने के लिए उचित है प्रत्यक्षीकरण करना, निदानात्मक शिक्षण करना, उपचारात्मक शिक्षण करना या इनमें से कोई नहीं। तो देखो इनमें से कोई नहीं को तो हम हटा देते हैं। भाई कोई छात्र पृथ्वी की गतियों को ठीक प्रकार से नहीं समझ पा रहा है, ये हमें पता चल गया कि भाई वो पृथ्वी की गतियों को नहीं ठीक से समझ रहा है, तो फिर हम उसका क्या करेंगे साथियों, उपचारात्मक शिक्षण करेंगे। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे कि सर इसमें निदानात्मक शिक्षण आएगा, लेकिन आपका जो विचार है साथियों, आपकी जो सोच है, मैं आपको बता देता हूँ कि आप कैसे कहते हो कि भाई वो क्यों नहीं समझ पा रहा है। पहले हम उस कारण को जानेंगे। आपकी सोच वहाँ तक जाती है, लेकिन साथियों एग्जामिनर ये चीज़ नहीं सोचता। एग्जामिनर देखो, एग्जामिनर निदानात्मक का मतलब क्या है, समस्या को पहचानना। ठीक है, कि भाई समस्या आखिर क्या है। तो यहाँ पर समस्या हमारे सामने है कि गतियों को ठीक प्रकार से नहीं समझ पा रहा है पृथ्वी की गतियों को, तो फिर उनको दूर करने के लिए कि भाई इस प्रकार से पृथ्वी की गतियां होती है, वो उपचारात्मक शिक्षण। भाई आप क्या करोगे, कारणों को कि भाई क्यों नहीं समझ पा रहा है, कि उसका माइंड कमजोर है, तो फिर उसका इलाज करोगे क्या? नहीं, उपचारात्मक शिक्षण ही यहाँ सही आंसर है प्रश्न नंबर 23 में। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 24 पर। आपके 24वां क्वेश्चन साथियों, 24वां क्वेश्चन है, जिन वस्तुओं के उत्पादन में केवल शाकाहारी पदार्थों का प्रयोग हुआ हो, उनकी पैकिंग पर किस रंग का निशान या गोला बनाना आवश्यक है? लाल, हरा, नीला और पीला। तो बताइए प्रश्न नंबर 24 में कौन सा विकल्प है जो आपका सही आंसर रहेगा? तो देख लेते हैं सही आंसर इसका जो सही आंसर है वो रहेगा हरा। सेकंड विकल्प आपके सही है साथियों प्रश्न नंबर 24 में, क्योंकि हरे रंग का मतलब है कि भाई ये जो सामग्री निर्मित है ये पूर्णतः शाकाहारी चीज़ों से बनी हुई है, और अगर जो उस पर लाल रंग है तो मतलब वो मांसाहारी चीज़ों से बनी हुई है साथियों, ऐसा निशान होता है। आपके जो सेकंड विकल्प है 24 में, यही आपका सही आंसर है। तो नेक्स्ट प्रश्न नंबर 25 पे आते हैं। यहाँ सेकंड विकल्प आपके सही है 24 में। प्रश्न नंबर 25 है साथियों आपके, राजस्थान का गांधी कहा जाता है गोकुल दास असावा को, अर्जुन लाल सेठी को, गोकुल भाई भट्ट को और जमना लाल बजाज को। तो इनमें से राजस्थान का गांधी किसे कहेंगे? देखिएगा, राजस्थान का गांधी गोकुल भाई भट्ट को कहा जाता है, जबकि गांधी जी का 5वां पुत्र जमना लाल बजाज को कहते हैं। लेकिन यहाँ पर राजस्थान का गांधी पूछा है, इसलिए गोकुल भाई भट्ट आपके सही आंसर होंगे प्रश्न नंबर 25 में, थर्ड विकल्प। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 26 को देखेंगे साथियों। आपके 26वां क्वेश्चन है, पल्स पोलियो कार्यक्रम का उद्देश्य है पोलियो का उपचार करना, पोलियो से उत्पन्न लकवा को रोकना, पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना और इनमें से सभी। तो जो पल्स पोलियो कार्यक्रम 1995 में ये चलाया गया था, तो साथियों इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो था पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना, मतलब पूर्णतः इसको नष्ट कर देना। उपचार करना, लकवे को रोकना, ये नहीं था उद्देश्य। उद्देश्य तो ये था कि पोलियो किसी भी हालत में नहीं रहना चाहिए। ठीक है, थर्ड विकल्प आपके सही है 26 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 27 पे आते हैं। तो 27वां क्वेश्चन, राजस्थान में किस ऐतिहासिक इमारत को हिंदू मूर्तियों का अजायब घर या मूर्तिकला का विश्वकोश कहते हैं? विजय स्तंभ चित्तौड़, किराड़ू मंदिर बाड़मेर, 33 करोड़ देवताओं की साल मंडोर और मेहरानगढ़ जोधपुर। तो देखो, हिंदू मूर्तियों का अजायब घर या मूर्तिकला का विश्वकोश किसको कहा जाता है? विजय स्तंभ, जो कि चित्तौड़गढ़ में स्थित है साथियों। चित्तौड़गढ़ जिला भी है और चित्तौड़गढ़ एक दुर्ग का नाम भी है साथियों। विकल्प नंबर आपका 1 सही है 27 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 28 पर। तो चलिए 28वां क्वेश्चन देखेंगे। आपके प्रश्न संख्या 28 है, राजस्थान में वृहत स्तर पर डेयरी व्यवसाय किस रूप में है? कंपनी प्रारूप, साझेदार, सहकारिता और एकांकी स्वामित्व। तो देखो,
राजस्थान में जो वृहद स्तर पर डेयरी व्यवसाय है, डेयरी मतलब दूध वाली बात की जा रही है, तो ये सहकारिता के रूप में है। किस रूप में साथियों? सहकारिता के रूप में। विकल्प नंबर आपका 3 सही है 28 में। अब आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखें, मतलब 29वां क्वेश्चन। इसके बाद आपके एक और टेस्ट आ रहा है सुबह 8 बजे, तो उसको भी जरूर देखिएगा। आपके 29वां क्वेश्चन है, ग्राम सभा का प्रावधान कौन से संविधान संशोधन में किया गया? 71वें में, 72वें में, 73वें में और 74वें में। तो साथियों ग्राम सभा का नाम तो सभी ने सुन ही रखा होगा। जो ग्राम सभा का प्रावधान है, जब 73वां संविधान संशोधन हुआ था तो उसमें ग्राम सभा को जोड़ा गया था। जो पंचायत समिति, जो पंचायत समिति है, जिला परिषद, मतलब जो पंचायती राज है, उसके अंतर्गत जोड़ा गया था ग्राम पंचायत में। थर्ड विकल्प आपके सही है 29 में। अब आज का अंतिम और 30वां क्वेश्चन। लेकिन वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें थोड़ा मोटिवेट जरूर कीजिएगा साथियों। अंतिम और 30वां क्वेश्चन, कमर पर बांधे जाने वाला वस्त्र जिसमें कटार रखी जाती है कहलाता है? सटका, फटका, कटका और पटका। तो साथियों जो कमर पर जिस वस्त्र को हम बांधते हैं, जिसमें कटार रखते हैं, तो उसको पटका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पटका। चौथा विकल्प आपके 30वें क्वेश्चन में सही है। तो ये आज का टेस्ट था, कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। देखिए आपको किसी भी प्रश्न में यदि डाउट हो तो उसके लिए भी आप हमें जरूर कमेंट करें। बाकी कल जो यूके टेट के जो प्रश्न थे, तो जो 30 प्रश्न साइकोलॉजी के यूके टेट सेकंड शिफ्ट के जो क्वेश्चन डाले थे, अब उसमें क्या साथियों लगभग 2 या 3 प्रश्न ऐसे हैं जिन पे मैंने जो आंसर बताए उस पर कुछ छात्रों को ऐसा लगता है कि नहीं इसका आंसर ये नहीं ये है। तो भाई जहाँ तक मुझे लगता है मैंने आपको बताया है, 2 से 3 प्रश्नों में ऐसा हुआ है, लेकिन जब फाइनल आंसर की आ जाएगी तो उसका एग्जैक्टली आंसर भी आपके सामने होगा। और साथ में लगभग मुझे लगता है कि भाई एक आध क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है, और हो भी सकता है, भाई मानवीय स्वभाव है। लेकिन साथियों फिर भी मैंने पूरी कोशिश की थी कि भाई आपके कोई भी विकल्प गलत न हो, और जितने मेरे पास स्रोत है वहाँ से मैंने जानकारी लेकर ही आपको उत्तर बताया। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली उत्तर बता दिया, मेरे पास भी स्रोत हैं, बहुत ज़्यादा स्रोत है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, वो तो फिर सबके अपने अपने होते हैं, लेकिन जब फाइनल आंसर की आ जाएगी तो उससे मिलान कर लेंगे और अच्छे से, और आपके जो एग्जैक्टली आंसर है उसको और मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।